नमस्कार। आज हम एपिलेप्सी के ऊपर बात करेंगे। मिर्गी रोग से संबंधित इस तरह के कोई पेशेंट आपके घर में है, तरह तरह की चिकित्सा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथिक डायग्नोसिस बहुत कुछ हुआ, एमआरआई में कुछ दिखता नहीं है, सीटी स्कैन किया वहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ईसीजी ईईजी सब कुछ कर डाला बट कुछ दिखता नहीं है, दिक्कत कहीं एलोपैथिक डॉक्टर को नजर नहीं आ रहा है। अंतिम में थके हारे डॉक्टर जो है उसको नींद के गोली के अलावा देने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा जरिया नहीं बचता, क्योंकि एलोपैथिक वालों को एपिलेप्सी यानी कि मस्तिष्क से संबंधित व्याधि। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है, जिसकी नज़र बहुत तेज है। आयुर्वेद बोलता है हर किसी बड़े जो व्याधि है उन सभी व्याधि का एक सिम्टम्स एपिलेप्सी जैसा लक्षण दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, सभी बेहोशी मिर्गी नहीं है। सभी मुंह से झाग निकलते हुए है ना बेहोश होकर के जमीन में गिर जाना, एपिलेप्सी जैसे दिखने वाला इस तरह का लक्षण मिर्गी नहीं होता, एपिलेप्सी नहीं होता। लीवर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी तरह के अर्गन में अगर कुछ ज्यादा विकृति आती है तो उसका संबंध मस्तिष्क के साथ इनडायरेक्टली रूप से होता है, जिससे उस व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण दिखता है। इसीलिए हर प्रकार के मिर्गी के रोगियों को हमेशा ब्रेन के सीटी स्कैन कराना या एमआरआई कराना पर्याप्त नहीं होता। उसमें कुछ दिखे या न दिखे इससे कोई लेना देना नहीं होता। आयुर्वेद धातुओं के क्षय और वृद्धि दो अवस्थाएं आयुर्वेद हमें बताता है। अगर वृद्धि अवस्था में शरीर होगा यानी दोषों की वृद्धि हो रही है तो तरह तरह के हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे इवन की दोषों की अभिवृद्धि की वजह से धातु जो है विकृत अवस्था में चले जाता है, तो उससे बाधित होकर के है ना रस रक्त आदि मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता। वृद्धि की अवस्था से फिर वो इस तरह की बेहोशी यानी जिन्हें आप लोग अपस्मार यानी मिर्गी बोलते हो, ठीक है। तो मिर्गी का जो सिम्टम्स मैंने तो देखा, मेरे पास कितने सारे पेशेंट आते, 100 पेशेंट अगर आए तो उनमें 10 पेशेंट मुझे अपस्मार दिखता है यानी एपिलेप्सी दिखता है, बाकी 90 पेशेंट में मुझे अपस्मार नहीं दिखता। कुछ और ही रोगों का एक लक्षण के रूप में वो बेहोशी होकर के जमीन में गिरना, मुंह से झाग आने जैसे कंडीशन होता है। जब आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो ये सारी बातें आपको समझ में आता है। तो यदि कि आपके सामने पेशेंट है, डायग्नोस सारा किया है, एमआरआई वगैरह कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बेहोशी वैसे ही है, दिक्कत वैसे ही है, मिर्गी जैसा स्थिति उसमें है, तो अब क्या किया जाए, कौन सा डायग्नोस करे, वो हमारी जो नज़र है, हमारी जो उसके प्रति दृष्टि है, क्या होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई रिपोर्ट नहीं आता तो हमें समझना चाहिए कि यह धातु क्षय की अवस्था है। तो यहाँ आपने ESR एक रिपोर्ट निकालना, एक तो ESR कराना है और दूसरा एल्बुलिन और ग्लोबुलिन, ये दो चीजें आपने चेक करना है, और हीमोग्लोबिन, ये 3 चीजें आपने चेक करना है। फिर बता रहा हूँ, ESR, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन, है ना, जो प्रोटीन में आ जाता है एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज अगर आप चेक कराओगे तो निश्चित है कि आपको एक व्याधि जो शरीर में क्या हो रहा है वो समझ में आएगा। मान लीजिए आपने ESR निकाला, ESR की रिपोर्ट निकाला और वहां ESR का जो मान है अपने निश्चित नॉर्मल जो रेशो है उससे ज्यादा है, यानी वृद्धि अवस्था में है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ ESR मान अगर बढ़ता है तो समझ में आना चाहिए कि धातु क्षय की अवस्था है या ये राजयक्ष्मा का अवस्था है। ऐसे में अब आपने 2 अध्याय पढ़ना है। धातु क्षय तो आपको समझ में आया होगा। अब राजयक्ष्मा में कौन कौन से व्याधि किस तरह के दिखता है, तो उसके राजयक्ष्मा की जो लक्षण क्या उस पेशेंट में दिखता है, अगर दिखता है तो कौन सा वाला राजयक्ष्मा है लक्षण अब वहां जोड़ो और उसके बाद उस राजयक्ष्मा का चिकित्सा करो तो आपका एपिलेप्सी ठीक हो जाएगा। एपिलेप्सी समझ करके चिकित्सा करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, राजयक्ष्मा समझ करके चिकित्सा करो, क्योंकि ESR लेवल यहाँ बढ़ा हुआ है। अगर ESR लेवल घटा हुआ है तो यहाँ हमने 2-3 तरह की चीजें, या हो सकता है उदक क्षय, शरीर में पानी की कमी हो गया हो, हृदयावसाद, हार्ट डिजीज हो गया हो, है ना, यानी कि आपके जो रस धातु है वो कमी हो रही हो, यहाँ धातु क्षय जैसे स्थिति हो जाती है। लेकिन रस धातु की क्षय यहाँ ESR लेवल अगर माइनस में है तो ऐसा रस या रक्त की क्षय हम ज्यादातर इसमें मानते हैं।
एक व्याधि जिसका नाम है फक रोग। फक रोग जो होता है जन्मजात एक प्रकार का स्तन दूध जो है ना, मातृ जो मदर फीड प्रॉपर तरीके से वो दोषयुक्त मातृ स्तन दूध के कारण से बच्चे में जो एक प्रकार का धातु क्षय की कंडीशन शुरू होता है, वो बाद में जाकर के फक रोग का सिम्टम्स को लेकर के पेशेंट अब ऐसे में आ जाता है। तो ESR लेवल अगर डाउन हो तो ये आपने उदक्षय हृदयावसाद और फक रोग के सिम्टम्स को देख करके कौन सा वाला रोग उसके सिम्टम्स के साथ मैच हो रहा है उसी का चिकित्सा आपने यहाँ करना है। अब हम बात करेंगे ESR लेवल क्षय है या वृद्धि है, इसके आधार पर आपने धातु क्षय, राजयक्ष्मा और ये सारी चीजें आपने देखा, इसको आपने नोट किया। अब दूसरे नंबर में देखना है कि एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। एल्बुलिन अगर माइनस में जाएगा तो एक तरह का लगा लो जलोदर जैसी कंडीशन, शरीर में कुछ है ना, जलोदर जैसा हो सकता है, शरीर में सोत कहीं इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, या लीवर डिसीज कुछ भी इस तरह के, तो वहां पर एल्बुलिन जो लेवल है वो माइनस में जाता है। अगर ग्लोबुलिन प्लस में हो, बढ़ा हुआ हो, तो यहाँ पर लीवर सिरोसिस हो सकता है ना, यहाँ पर आपको पीलिया नाम का जो व्याधि है वो हो सकता है। यहाँ आपको कुछ संक्रमण जैसे कंडीशन भी है ना, जैसे कि बाह्य कुछ संक्रमण शरीर के अंदर गया हुआ हो और ये मस्तिष्क आवरण में जाकर के उसने कुछ विकृति पैदा किया हो, या शरीर के किसी भी ऐसा अर्गन जिसका संबंध मज्जा धातु के साथ है, यानी मस्तिष्क से संबंधित जो मज्जा धातु है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा हो, तो हमारा इलाज क्लियर होना चाहिए। अगर ग्लोबुलिन लेवल एकदम प्लस में है, बढ़ा हुआ है, तो फिर हमने लीवर सिरोसिस है, पीलिया है, आम बात है, संक्रमण है, इनके अलग अलग इसकी जो सिम्टम्स है उसमें हमें जाना चाहिए और उस पेशेंट में उन सिम्टम्स को चेक करना चाहिए कि है कि नहीं। अगर है तो क्या है, उसके हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए, न कि अपस्मार समझ करके। तीसरे नंबर में हीमोग्लोबिन लेवल, अगर ये माइनस में आता है तो समझ लो कि कहीं न कहीं ये पांडु रोग है या धातु क्षय या शोथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमने पांडु समझ करके हमें उपचार करना होगा। ज्यादातर समझ लो कि ESR और हीमोग्लोबिन, अगर ये दोनों रिपोर्ट आप निकालते हो और इसके आधार पर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस समझ करके, मतलब ये रिपोर्ट को देख करके इसके क्षय और वृद्धि के आधार पर आयुर्वेदिक जो हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारा जो अवधारणा, हमारा जो विचार है, अगर आप सोचते हो और वहां से अगर आप चिकित्सा करते हो तो निश्चित आपका जो एपिलेप्सी का पेशेंट, जिन्हें आप एपिलेप्सी समझ रहे थे, उन्हें आप पांडु समझ करके करो। अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर माइनस में है, धातु क्षय समझ करके चिकित्सा करो, शोथ समझ करके चिकित्सा करो। जब हीमोग्लोबिन लेवल माइनस में है, ESR लेवल प्लस में है, तो समझ लो निश्चित यहाँ शोथ है। नमस्कार, आज हम एपिलेप्सी के ऊपर बात करेंगे। मिर्गी रोग से संबंधित इस तरह के कोई पेशेंट आपके घर में है, तरह तरह की चिकित्सा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथिक डायग्नोसिस बहुत कुछ हुआ, MRI में कुछ दिखता नहीं है, CT स्कैन किया, वहां कुछ नहीं आ रहा है, ECG EEG सब कुछ कर डाला, बट कुछ दिखता नहीं है, दिक्कत कहीं एलोपैथिक डॉक्टर को नजर नहीं आ रहा है। अंतिम में थके हारे डॉक्टर जो है उसको नींद के गोली के अलावा, देने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा जरिया नहीं बचता, क्योंकि एलोपैथिक वालों को एपिलेप्सी यानी कि मस्तिष्क से संबंधित व्याधि, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है, जिसकी नज़र बहुत तेज है। आयुर्वेद बोलता है हर किसी बड़े जो व्याधि है उन सभी व्याधि का एक सिम्टम्स एपिलेप्सी जैसा लक्षण दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, सभी बेहोशी मिर्गी नहीं है, सभी मुंह से झाग निकलते हुए है ना, बेहोश होकर के जमीन में गिर जाना, एपिलेप्सी जैसे दिखने वाला इस तरह का लक्षण मिर्गी नहीं होता, एपिलेप्सी नहीं होता। लीवर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी तरह के अर्गन में अगर कुछ ज्यादा विकृति आती है तो उसका संबंध मस्तिष्क के साथ इनडायरेक्टली रूप से होता है, जिससे उस व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण दिखता है। इसीलिए हर प्रकार के मिर्गी के रोगियों को हमेशा ब्रेन के CT स्कैन कराना या MRI कराना पर्याप्त नहीं होता। उसमें कुछ दिखे या न दिखे इससे कोई लेना देना नहीं होता। आयुर्वेद धातुओं के क्षय और वृद्धि, दो अवस्थाएं आयुर्वेद हमें बताता है। अगर वृद्धि अवस्था में शरीर होगा, यानी दोषों की वृद्धि हो रही है,
तो तरह तरह के हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे इवन की दोषों की अभिवृद्धि की वजह से धातु जो है विकृत अवस्था में चले जाता है, तो उससे बाधित होकर के है ना रस रक्त आदि मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता वृद्धि की अवस्था से, फिर वो इस तरह के बेहोशी यानी जिन्हें आप लोग अपस्मार यानी मिर्गी बोलते हो। ठीक है, तो मिर्गी का जो सिम्टम्स मैंने तो देखा, मेरे पास कितने सारे पेशेंट आते, 100 पेशेंट अगर आए तो उनमें 10 पेशेंट मुझे अपस्मार दिखता है यानी एपिलेप्सी दिखता है, बाकी 90 पेशेंट में मुझे अपस्मार नहीं दिखता। कुछ और ही रोगों का एक लक्षण के रूप में वो बेहोशी होकर के जमीन में गिरना, मुंह से झाग आने जैसे कंडीशन होता है। जब आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो ये सारी बातें आपको समझ में आता है। तो यदि कि आपके सामने पेशेंट है, डायग्नोस सारा किया है, MRI वगैरह कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बेहोशी वैसे ही है, दिक्कत वैसे ही है, मिर्गी जैसा स्थिति उसमें है, तो अब क्या किया जाए, कौन सा डायग्नोस करें, वो हमारी जो नज़र है, हमारी जो उसके प्रति दृष्टि है, क्या होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई रिपोर्ट नहीं आता तो हमें समझना चाहिए कि ये धातु क्षय की अवस्था है। तो यहाँ आपने ESR एक रिपोर्ट निकालना, एक तो ESR कराना है और दूसरा एल्बुलिन और ग्लोबुलिन, ये 2 चीज़ें आपने चेक करना है, और हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ें आपने चेक करना है। फिर बता रहा हूँ, ESR, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन, है ना, जो प्रोटीन में आ जाता है एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ अगर आप चेक कराओगे तो निश्चित है कि आपको एक व्याधि जो शरीर में क्या हो रहा है वो समझ में आएगा। मान लीजिए आपने ESR निकाला, ESR की रिपोर्ट निकाला, और वहाँ ESR का जो मान है अपने निश्चित नॉर्मल जो रेशो है उससे ज़्यादा है, यानी वृद्धि अवस्था में है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ ESR मान अगर बढ़ता है तो समझ में आना चाहिए कि धातु क्षय की अवस्था है या ये राजयक्ष्मा का अवस्था है। ऐसे में अब आपने 2 अध्याय पढ़ना है। धातु क्षय तो आपको समझ में आया होगा। अब राजयक्ष्मा में कौन कौन से व्याधि किस तरह के दिखता है, तो उसके राजयक्ष्मा की जो लक्षण क्या उस पेशेंट में दिखता है, अगर दिखता है तो कौन सा वाला राजयक्ष्मा है लक्षण अब वहाँ जोड़ो और उसके बाद उस राजयक्ष्मा का चिकित्सा करो, तो आपका एपिलेप्सी ठीक हो जाएगा। एपिलेप्सी समझ करके चिकित्सा करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, राजयक्ष्मा समझ करके चिकित्सा करो, क्योंकि ESR लेवल यहाँ बढ़ा हुआ है। अगर ESR लेवल घटा हुआ है तो यहाँ हमने 2-3 तरह की चीजें, या हो सकता है उदक क्षय, शरीर में पानी की कमी हो गया हो, हृदयावसाद, हार्ट डिजीज हो गया हो, है ना, यानी कि आपके जो रस धातु है वो कमी हो रही हो, यहाँ धातु क्षय जैसे स्थिति हो जाती है। लेकिन रस धातु की क्षय यहाँ ESR लेवल अगर माइनस में है तो ऐसा रस या रक्त की क्षय हम ज्यादातर इसमें मानते हैं। एक व्याधि जिसका नाम है फक रोग। फक रोग जो होता है जन्मजात एक प्रकार का स्तन दूध जो है ना, मातृ जो मदर फीड प्रॉपर तरीका से वो दोषयुक्त मातृ स्तन दूध के कारण से बच्चे में जो एक प्रकार का धातु क्षय की कंडीशन शुरू होता है, वो बाद में जाकर के फक रोग का सिम्टम्स को लेकर के पेशेंट अब ऐसे में आ जाता है। तो ESR लेवल अगर डाउन हो तो ये आपने उदक्षय, हृदयावसाद और फक रोग के सिम्टम्स को देख करके कौन सा वाला रोग उसके सिम्टम्स के साथ मैच हो रहा है उसी का चिकित्सा आपने यहाँ करना है। अब हम बात करेंगे ESR लेवल क्षय है या वृद्धि है, इसके आधार पर आपने धातु क्षय, राजयक्ष्मा और ये सारी चीजें आपने देखा, इसको आपने नोट किया। अब दूसरे नंबर में देखना है कि एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। एल्बुलिन अगर माइनस में जाएगा तो एक तरह का लगा लो जलोदर जैसी कंडीशन, शरीर में कुछ है ना, जलोदर जैसा हो सकता है, शरीर में सोत, कहीं इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, या लीवर डिसीज कुछ भी इस तरह के, तो वहाँ पर एल्बुलिन जो लेवल है वो माइनस में जाता है। अगर ग्लोबुलिन प्लस में हो, बढ़ा हुआ हो, तो यहाँ पर लीवर सिरोसिस हो सकता है ना, यहाँ पर आपको पीलिया नाम का जो व्याधि है वो हो सकता है। यहाँ आपको कुछ संक्रमण जैसे कंडीशन भी है ना, जैसे कि बाह्य कुछ संक्रमण शरीर के अंदर गया हुआ हो और ये मस्तिष्क आवरण में जाकर के उसने कुछ विकृति पैदा किया हो, या शरीर के किसी भी ऐसा अर्गन जिसका संबंध मज्जा धातु के साथ है, यानी मस्तिष्क से संबंधित जो मज्जा धातु है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा हो, तो हमारा इलाज क्लियर होना चाहिए। अगर ग्लोबुलिन लेवल एकदम प्लस में है, बढ़ा हुआ है, तो फिर हमने लीवर सिरोसिस है, पीलिया है, आम बात है, संक्रमण है, इनके अलग अलग इसकी जो सिम्टम्स है उसमें हमें जाना चाहिए और उस पेशेंट में उन सिम्टम्स को चेक करना चाहिए कि है कि नहीं।
अगर है तो क्या है, उसके हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए, न कि अपस्मार समझ करके। तीसरे नंबर में हीमोग्लोबिन लेवल, अगर ये माइनस में आता है तो समझ लो कि कहीं न कहीं ये पांडु रोग है या धातु क्षय या शोथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने पांडु समझ करके हमें उपचार करना होगा। ज़्यादातर समझ लो कि ESR और हीमोग्लोबिन, अगर ये दोनों रिपोर्ट आप निकालते हो और इसके आधार पर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस समझ करके, मतलब ये रिपोर्ट को देख करके इसके क्षय और वृद्धि के आधार पर आयुर्वेदिक जो हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारा जो अवधारणा, हमारा जो विचार है, अगर आप सोचते हो और वहाँ से अगर आप चिकित्सा करते हो तो निश्चित आपका जो एपिलेप्सी का पेशेंट, जिन्हें आप एपिलेप्सी समझ रहे थे, उन्हें आप पांडु समझ करके करो अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर माइनस में है, धातु क्षय समझ करके चिकित्सा करो, शोथ समझ करके चिकित्सा करो। जब हीमोग्लोबिन लेवल माइनस में है, ESR लेवल प्लस में है, तो समझ लो निश्चित यहाँ शोथ है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना चिकित्सा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपने प्रॉपर डायग्नोस करना। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद प्रश्न परीक्षा और नाड़ी परीक्षण, इन दोनों का आयुर्वेद में बहुत बड़ा मायने रहता है, महत्व रहता है। अभी कल से यानी 7 नवंबर से हमारा नाड़ी परीक्षण का क्लास है। अगर आप आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से विशेष कुछ डायग्नोसिस के जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो लालयित है कि नाड़ी आयुर्वेदिक जो प्रोसेस है उससे नाड़ी परीक्षण की जो विधि है वो सीखा जाए। और हमारे यहाँ अभी तो प्रैक्टिकल आयुर्वेदा चरक संहिता के नाम से सारी चीज़ें अभी क्लासेस चल रहा है। कुछ दिन के बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी हमारे यहाँ होने वाला है। तो आप जितना सीखेंगे उतना आपकी जो नॉलेज की जो वेरिएशन वो बढ़ेगा और इससे आप प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसान होगा। दिव्य नज़र अगर आप में होगा तो निश्चित आप किसी भी पेशेंट को अच्छी तरह से डायग्नोस कर पाएंगे और जब प्रॉपर डायग्नोस होगा तो फिर उसके उपचार में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी तरह से आयुर्वेद समझते और पढ़ते रहे। आज मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।